करियर क्राफ्ट के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक, मेंबर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सपोज हमारे पास है मेंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा, उनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होंगे और उस पर हमें चेक करना है ये मेंबर सीरीज में या पैरेलल में। अगर मेंबर सीरीज में होंगे तो उनकी एनालिसिस ऑफ फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, और मेंबर्स पैरेलल में तो उनका एनालिसिस के बाद हमें पता चलेगा कि उनका फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो सपोज हम दो मेंबर लेते हैं, हमारे पास दो वर्टिकल मेंबर हैं जिनका एलिवेशन इस तरह से, यानी कि ये जो मेंबर है इस तरह से रखे हुए हैं, इस तरह से प्लेस्ड है। मेंबर 1 है, ये मेंबर 2 है। अब ये जो दो मेंबर हैं एक दूसरे से रखे हुए हैं सटा के, हमने एक रिजिड प्लेट लगाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और रिजिड प्लेट लगाई वर्टिकल डायरेक्शन में, और हमने फोर्स लगाया रिजिड प्लेट पर T, दो अलग अलग तरीके से। सबसे पहले देखते हैं रिजिड प्लेट का क्या होता है। रिजिड प्लेट क्या करती है? रिजिड प्लेट अगर हमने पॉइंट लोड लगाया तो उसे यूनिफॉर्मली एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, क्योंकि रिजिड प्लेट खुद तो डिफॉर्म होगी नहीं। यानी कि अगर हम इस पर एक पॉइंट लोड लगाएंगे तो ये पूरे फोर्स को, जितना इस प्लेट का एरिया होगा उतने एरिया पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सपोज ये हमारी प्लेट है, ए इसका लेंथ है, बी इसका विड्थ मान लेते हैं, और इस पर हमने कोई भी पॉइंट लोड लगाया P, तो अब ये क्या करेगी? इसका एरिया क्या P बाई है, तो यानी कि इस पर जो प्लेट है ये इस फोर्स P को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और इस लोड की इंटेंसिटी होगी P बाई A इंटू B। यानी कि अब ये जो लोड P था इसमें हमने P अपॉन AB इंटेंसिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थ्रू आउट द एरिया। अब सिमिलरली ये जो रिजिड प्लेट है, अब हमने क्या किया? रिजिड प्लेट एक वर्टिकल डायरेक्शन में रखी है, मतलब इनका जो डायरेक्ट देखो, जो प्लेन है रिजिड प्लेट का वो वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स हम इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यहाँ पर जो प्लेट है वो हॉरिजॉन्टली रखी हुई है और हम इस पर लोड वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब हमने जो प्लेट लगाई, इसके बाद हमने फोर्स लगाया। अब हम देखते हैं यहाँ से हमने जो लोड लगाया वो इन मेंबर में इस तरह से ट्रांसफर होगा हॉरिजॉन्टली, और हमने जो फोर्स P यहाँ पे लगाया ये वर्टिकली ट्रांसफर होगा इस तरह से। हमने जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने मेंबर्स को काट के देखा, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेंबर्स को काट के देखा। अगर कटिंग प्लेन में हमारे पास सिर्फ एक ही मेंबर आया है तो वो हमारा कनेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, वो हमारा सीरीज में होगा। अगर हमारे जो मेंबर्स हैं उनको हमने फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काट के देखा है, तो अगर वो जो मेंबर्स आए हैं वो हमारे पैरेलल में होंगे। सपोज अब हम इस केस में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है, यानी कि ये हमारा मेंबर 1 है, ये हमारा मेंबर 2 है। इधर से हमने लोड लगाया है P, इधर से लोड लगाया है P, और इसमें जो रिएक्शन जनरेट हुई है वो मान लेते हैं R हुई है। अगर हम इस सेक्शन में देखें, देखो ये दोनों में जो दो रिएक्शन है ये एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि इस R का जो रिएक्शन आएगा, यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में सरफेस पे लग रहा है रिएक्शन R, तो इस सरफेस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम रिएक्शन R लगेगा। और अगर हम इस मेंबर को देखें, अगर इस मेंबर को देखें और इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस का सम 0 करें, यानी कि स्टैटिक जो फोर्स है उनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सम को 0 करें, तो हमारे पास क्या आएगा? P x डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उन्हें अगर हम पॉजिटिव मान लें, P पॉजिटिव हो गया, और R है उसका साइन नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव x डायरेक्शन में, अगर इक्वल टू 0 करें तो P इक्वल टू R आ गया। यानी कि हमारी जो रिएक्शन जनरेट हुई है वो P के इक्वल जनरेट हुई है। यानी कि अगर हमने इस पर लोड लगाया P, तो ये थ्रू आउट दी मेंबर्स R जो जनरेट हुआ, रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हुआ, वो P के ही इक्वल हुआ। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो सबसे पहले देखो प्लेट का इस तरह से देखते हैं। मान लो ये जो हमारी प्लेट है, ये जो प्लेट है इस पर हमने P फोर्स लगाया और इस पर जो रिएक्शन जनरेट हुई R, और सिमिलरली इक्वल एंड अपोजिट के हिसाब से अगर हम मान लेते हैं दोनों मेंबर्स पे अलग अलग रिएक्शन जनरेट हुई R1 एंड R2, तो ये जो इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, ये दोनों मेंबर पे, इस मेंबर 1 पे जो हमारा रिएक्शन जनरेट हुआ वो R1 जनरेट हुआ, मेंबर 2 पे जो रिएक्शन जनरेट हुआ वो
R2 जनरेट हुआ। सिमिलरली जो नीचे जो हमारी प्लेट है इस पर भी ये R1 और R2 जनरेट होंगे और ये नीचे से हमने जो कंप्रेसिव फोर्स लगाया है जो P। अब यहाँ पे भी जो P इक्वल जो P यहाँ पे जो P है, और चाहे यहाँ से देख लो यहाँ पे P इक्वल टू R, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का सम जीरो करेंगे तो P इक्वल टू R आएगा, यानी कि P इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पर इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर R1 R2 लग रहे हैं जो हमारे मेंबर्स पर, और यहाँ पर इन दोनों का जो ये जो R1 और R2 को हमने सीधा सीधा अगर हमने प्लेट पे लगा दिया इनका इक्वल या कोई फोर्स जो लगाया है प्लेट पर, और ये भी हमारा P इक्वल टू R1 प्लस R2 के इक्वल हुआ। कैसे? अगर हम इस प्लेट पर फोर्सेस का सम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम जीरो करेंगे तो सपोज वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्स का साइन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो P प्लस R1 और R2 का साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस R1 प्लस माइनस R2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से P इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी कि इस बार जो हमारा फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ये हमें पता है R1 इज नॉट इक्वल टू R2 सपोज, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एरिया तो होगा इस मेंबर्स का, अगर इनकी मटेरियल भी अलग अलग है तो R1 R2 मान लेते हैं अलग अलग मेंबर है तो R1 R2 के इक्वल नहीं है। और दूसरी बात ये कि R1 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड R2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं इनका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, कुछ ना कुछ तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ ना कुछ फोर्स हर मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मान के चल लेते हैं इनमें से कोई भी मेंबर जीरो फोर्स मेंबर नहीं है। जीरो फोर्स मेंबर जब होता है जब अगर कोई मेंबर लैक ऑफ फिट कर जाता और वो उस पर लोड आता ही नहीं। मान लो इसी केस में इस तरह से हमारे पास तीन मेंबर होते हैं, हमने रखे हैं उनके ऊपर प्लेट रखी है इस तरह से। रिजिड प्लेट रखने के बाद हमने फोर्स लगाया P, तो एक मेंबर ये, एक मेंबर ये, एक मेंबर ये दोनों मेंबर अच्छे से रिजिड प्लेट से दबे हुए सटे हुए, और ये मेंबर इस जगह से फ्री है, तो इस मेंबर में कोई फोर्स नहीं आएगा अब इस पॉइंट लोड P की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी रिएक्शन जनरेट ही नहीं होगी। अगर इस मेंबर का हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो ऊपर से तो ये खाली है, नीचे से अगर कोई रिएक्शन जनरेट भी होगी, मान लेते हैं R, तो अगर अब इस डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस का सम अगर हम जीरो करें तो R इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं इस बॉडी पे, तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? यानी कि जो R1 और R2 इस केस में जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि जो हमारा फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इन दो मेंबर्स में। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है मेंबर्स का, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और ये जो हमारा मेंबर है जिसका फोर्स जितना हमने लगाया था उतना ही पास हो रहा है मेंबर्स के थ्रू, तो ये हमारा इस सेक्शन में ये सीरीज कनेक्शन है। यानी कि ये जो हमारे मेंबर है ये सीरीज में, और ये जो हमारे मेंबर है ये पैरेलल में। तो ये सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। 2 पॉइंट याद रखते हैं। एक, अगर हमने कटिंग प्लेन फोर्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया, काटा, अगर हमने मेंबर्स को काटा फोर्सेस अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर एक ही मेंबर आया सेक्शन में तो हमारा सीरीज कनेक्शन है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा मेंबर आए हैं तो हमारा पैरेलल कनेक्शन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सपोज अब ये जो हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शन है, ये 3 डिफरेंट सेक्शन का डायग्राम है। अब ये देखते हैं, देखने में तो ये एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये 3 अलग अलग हैं। चलो पहले इनकी कंडीशन देखते हैं ये कैसे अलग हैं। इस केस में हमारे पास लिखा है केस 1 मान लेते हैं, केस 2 मान लेते हैं, फिर से मान लेते हैं केस 3। इसमें लिखा है वी हैव 3 सिलेंड्रिकली मान लेते हैं 3 सिलेंड्रिकल मेंबर्स। इसमें 3 सिलेंड्रिकल मेंबर्स मेंशन है और इसमें मेंशन है 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल मेंबर्स। इसमें 3 सिलेंड्रिकल मेंबर्स, इसमें 3 सिलेंड्रिकल मेंबर्स हैं, इसमें 2 सिलेंड्रिकल कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल मेंबर्स इसमें लिखा हुआ है, और इसमें ये लिखा है 4 वायर्स। अब ये देखते हैं इनका ये एलिवेशन है, ये जो एलिवेशन है जो हमने बीच में से काटा है उनका डायग्राम सेम आया है। सपोज इस पे हमने टेंसाइल लोड लगा दिया सब में। देखो ये जो वायर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे तो हमें टेंसाइल लोड ही लगाएंगे क्योंकि जो वायर है वो हमारा टेंसाइल ही लोड लेता है। अगर हम वायर पे कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो कोई सी काम का नहीं है। कंप्रेसिव लोड को रेजिस्ट करने के लिए वायर डिजाइन नहीं होता, वायर हमेशा टेंशन में ही होता है, केवल हमारी टेंशन नहीं होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे
टेंसाइल फोर्स लगाया, बाकी समय भी हमने टेंसाइल फोर्स ही लगा दिया। और ये मान लेते हैं ये जो रिजिड प्लेट है ये हमारे मेंबर से ग्लूड है, अच्छी तरह से चिपकी हुई है, यानी कि अगर हम खींचेंगे तो मेंबर प्लेट को खींचेंगे तो मेंबर भी खींचेगा। अब ये देखते हैं ये मेंबर, ये जो डायग्राम है इसे पहले 3D में विजुअलाइज करते हैं, फिर देखते हैं मेंबर ये फोर्स P का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से। इसमें लिखा है 3 सिलेंड्रिकल मेंबर्स, यानी कि इसमें 3 सिलेंड्रिकल मेंबर इस तरह से रखे हुए हैं, इस तरह से 3 सिलेंड्रिकल मेंबर रखे हुए और इनके ऊपर हमने एक प्लेट लगा के, एक ऊपर और एक नीचे प्लेट लगा के, और हमने इस पर टेंसाइल लोड लगाया है, यानी कि ये जो मेंबर है वो इस तरह से रखे हुए हैं। अगर हम कटिंग सेक्शन से काट के देखेंगे तो इनका हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर हम इसे यहाँ से काटा है, देख रहे हो ये यहाँ से काटा है, चलो साफ डायग्राम बनाता हूँ आपको समझ में आएगा। 1 2 3, ये 3 हमारे सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल मेंबर है हमारे। अब हमने इससे इसके डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये तीनों एक ही लाइन में रखे हुए हैं और इनके जो सेंटर हैं वो कॉलिनियर है। और हमने इस प्लेन की बात कर रहे हैं, अगर इस प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो हमें इस तरह का सेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो प्लेन इस तरह का है। इसमें क्या है, इसमें 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर इस तरह से रखे हुए हैं। अब इसमें हमने इस जगह से काटा है, इस जगह से, तो हमें इस तरह का डायग्राम मिला है, यानी कि इस तरह से ये 2 सिलेंडर रखे हुए हैं। तो ये कटिंग प्लेन देखेंगे तो हमें इस तरह का मिलेगा। और ये 4 वायर है, ये सिंपल मान लेते हैं 2 प्लेटें और इनके बीच में 4 वायर कनेक्टेड है। और इनका अगर हम कटिंग सेक्शन इस जगह से काटेंगे तो हमें ऐसा कुछ एरिया देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ सेक्शन देखने को मिलेगा। अब हम करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले हमें चीज समझनी है कि इसमें मेंबर कितने हैं। बस अगर हमने मेंबर समझ लिए तो हमें पता चल जाएगा कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। इसमें हमारे पास 3 मेंबर है, 1 2 3, जाहिर सी बात है जो फोर्स P है वो 3 मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 मेंबर है, 1 2 2, यानी कि जो हमारा लोड P है वो 2 ही मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पे हमारे पास 4 मेंबर हैं, तो जो हमारा लोड P है वो 4 मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा।